हेलो, आज हम पोलराइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक बाय ग्रिफिथ में हम पोलराइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम पिछला वाला कर चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या है, पोलराइजेशन क्या है कि जब आपके पास कोई भी वेव जो है वो एक स्ट्रिंग में से मूव करती है और अगर आप स्ट्रिंग को शेक करें, ठीक है, ऊपर नीचे करें, मूव करें अगर आप उस स्ट्रिंग को, तो उसमें जो वेव जनरेट होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, क्योंकि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर आपके पास जो स्ट्रिंग आप यूज़ कर रहे हैं वो अगर इलास्टिक हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कंप्रेशन वेव जनरेट हो जैसे आपके पास, लेकिन उसके लिए आपको उसे शेक नहीं करना बल्कि उसे आपने टग करना है, मतलब पुश करना है, ठीक है। तो अगर आप उसको टग करेंगे, पुश करेंगे तो आपके पास कंप्रेशन वेव जनरेट होंगी, और अगर आप उसे शेक करेंगे तो उससे आपके पास ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी। नॉर्मली आपके पास कंप्रेशन वेव इतनी आसानी से नज़र आती नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्लिंकी हो, स्लिंकी जो है वो आपके पास इस टाइप का एक स्प्रिंग होता है, इसको आप सर्च भी कर लें। ये आपने अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइप का स्प्रिंग जो है वो खेलने के लिए भी अक्सर यूज़ किया जाता है, और इसको डिफरेंट कलर्स में भी ये आता है। तो इसे लूज सा ये एक स्प्रिंग होता है, तो उसके अंदर अगर आप लॉन्गिट्यूशनल वेव जनरेट करें, मतलब अगर आप उसको टग करें, उसको पुश करें, तो उसके अंदर जो लॉन्गिट्यूशनल वेव जनरेट होती हैं वो काफ़ी क्लियर होती हैं। जैसे वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो कंप्रेशन है, रे रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आ रहा है, और इसमें आपके पास जो है वो वेव जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, सॉरी, जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। साउंड वेव्स जो होती हैं वो आपके पास जो है वो कंप्रेशन वेव होती हैं एयर के अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो आपके पास ट्रांसवर्स होती हैं। अब आपके पास जो है परपेंडिकुलर जो है आपके पास 2 डायमेंशनल परपेंडिकुलर आपके पास किस हिसाब से है कि मिसाल के तौर पे जो ट्रांसवर्स वेव है उसके अंदर आपके पास जो है वो एक डायरेक्शन में जो है वो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है और एक डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही होती है। तो इसमें 2 डायरेक्शंस आपके पास इन्वॉल्व होती हैं। लॉन्गिट्यूशनल में आपके पास एक ही डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में वेव जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। इसके अलावा ये कि आपके पास इन्होंने कहा है कि एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग आपको इन्होंने बताई है कि आपके पास जो है वो उसकी ट्रांसवर्स वेव की 2 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होती है, ठीक है। क्योंकि आपके पास लेट्स सपोज अगर आप एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स को देखें तो अगर आपके पास एक्स को आप लेंगे तो आपको पता है कि वाई भी उसके परपेंडिकुलर है और जेड भी उसके परपेंडिकुलर है। तो अगर x जो है डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो 2 हो सकती हैं, y भी हो सकती है और z भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास ट्रांसवर्स वेव इसलिए आपके पास 2 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशंस उसी तरह से भी आपकी बन सकती हैं, जैसे अब इसके अलावा ये इस तरह से भी बन सकती हैं कि आपके पास जो है वो जैसे वेव जो है अगर आप यहाँ पे देखें कि z डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है तो जो पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव x में भी ऑसिलेट कर रहे हैं और नेगेटिव x में भी ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि ट्रांसवर्स वेव जैसे कहा है ना, देयर आर ऑफ कोर्स 2 डायमेंशन परपेंडिकुलर 2 डायमेंशंस परपेंडिकुलर टू एनी गिवन लाइन ऑफ प्रोपगेशन। ये तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी अगर आपके पास लाइन है उसके साथ 2 डायमेंशंस हो सकती है परपेंडिकुलर। वैसे अगर z डायरेक्शन में अगर वेव ट्रैवल कर रही है तो x एंड y दोनों उसकी परपेंडिकुलर ही है। तो आपके पास अगर आप ट्रांसवर्स वेव की बात करें और आप कह रहे हैं कि वेव जो है वो z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो अब उसके बारे में अब ये श्योर नहीं है कि आपके पास अगर वो z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो जो वो उसकी जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। वो x डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर सकते हैं, वो y डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। अगर आप इसके देख लें तो ये आपके पास ये दोनों स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, मतलब अगर x डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहा है तो आपके पास इसमें भी ये ट्रैवल कर सकता ऑसिलेट कर सकता है पार्टिकल, सॉरी, आपके पास वेव तो z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और वो y डायरेक्शन में भी जो है वो ट्रैवल कर सकता है, सॉरी, ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो अगर आप स्ट्रिंग को जो है वो ऊपर नीचे करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे, तो जो आपके पास
अब ये जो डायरेक्शन है ना जिसमें ये पार्टिकल ऑसिलेट करे, इसे हम ये कहते हैं कि आपके पास स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन है। तो ये दोनों स्टेट्स जो पोलराइजेशन की हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये डिपेंडेंट इस तरह से नहीं है कि आपके पास इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, या पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा या पार्टिकल वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इसका आपस में उस तरह से कोई कनेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का। तो अगर आप स्ट्रिंग को ऊपर नीचे शेक करेंगे तो आपके पास वर्टिकल पोलराइजेशन होगी जो कि हम एक्स एक्सिस के अक्रॉस शो कर रहे हैं, और अगर आप लेफ़्ट और राइट शेक करेंगे स्ट्रिंग को तो आपके पास जो है वो हॉरिजेंटल पोलराइजेशन होगी। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो वेव जो है वो तो आपके पास z डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट कर रही है, लेकिन जो उसकी पोलराइजेशन की डायरेक्शन है या जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो इस केस में x है और इस वाले केस में जो है वो आपके पास y है। तो अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पार्टिकल सिर्फ x या y डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करे, आपके पास इस लाइन के जो आपके पास कोई और भी इस लाइन के साथ वो कोई डायरेक्शन बना सकता है इन द XY प्लेन, क्योंकि पूरा XY प्लेन पूरे का पूरा ही जो है वो z के परपेंडिकुलर है। तो उस हिसाब से वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x डायरेक्शन या सिर्फ y डायरेक्शन में हो, वो x एंड y प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में अगर वो ऑसिलेट करेगा तो वो z डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही बनेगा। तो अगर वो किसी और डायरेक्शन में जनरल अगर आप लिखेंगे तो आप उसे n हैट कह देंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है, ये जो यूनिट वेक्टर है, ये पोलराइजेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये पोलराइजेशन वेक्टर जो है ये आपके पास जो है ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को शो कर रहा है। क्योंकि आपके पास वेव ट्रांसवर्स हैं तो आपके पास जो है वो n हैट जो है, ये जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है ये परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब n हैट जो है वो z हैट के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और अगर आपने उनको पोलराइजेशन एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर को आप कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, x एंड y हैट की फॉर्म में। और आपके पास जो ये पिक्चर आपको जो शो की गई है ये तो आपके पास वर्टिकल पोलराइजेशन थी, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है, और ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है तो ये आप सपोज कर सकते हैं कि जैसे आपके पास ये सुपर पोजिशन है दो वेव्स का, एक आपके पास हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड और एक आपके पास वर्टिकली पोलराइज्ड। तो आपके पास n हैट की वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक ये टर्म आ जाएगी और एक ये वाली टर्म आ जाएगी। ओके, 9.2 वाला टॉपिक हम पहले बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। ये सब आपने खुद ओवरव्यू करना है। ये वाला टॉपिक मैं करूँगी क्योंकि ये 8 चैप्टर से रिलेटेड था और ये आई थिंक मैंने इसलिए स्किप कर दिया था। अब आपको ये इक्वेशन जो 8.5 है, एनर्जी मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वाली इक्वेशन अब आप पहले देख चुके हैं। 8 चैप्टर के अंदर आपके पास इक्वेशन 8.5 से आपको पता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है वो इसके बराबर होती है। अब आपके पास क्या है कि अब इसको आपने इस वाले चैप्टर में कैसे यूज़ करना है। अब आपके पास जो इक्वेशन 9.48 है, ये वाली आपके पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में इन्होंने जो है आपके पास जो है वो एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में है और b जो है वो आपके पास y डायरेक्शन में है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनके दो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, b जो है आपके पास y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। तो एक्सपोनेंशियल जो हैं वो आपके पास फिर इसको जब हमने सॉल्व किया तो आपके पास जो है सिर्फ हमने रियल पार्ट देखे तो हमारे पास ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो अगर हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल को एक्सपैंड करेंगे रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में और अगर हम सिर्फ उसके रियल पार्ट लें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसी इक्वेशन को यूज़ किया जा रहा है कि आपके पास
और फिर ये वाला भी मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव जो आपके पास होती है उस केस में हमारे पास जो है वो बी स्क्वायर जो है वो ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये किस तरह से आपके पास आया, ये आपके पास बी है, ठीक है। तो अगर आप इसका डॉट ले लेंगे इसी के साथ बी के साथ तो ऑब्वियसली ये बी स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी तरफ भी आप इसे क्या करेंगे कि इसी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक वेव जो होती है वो आपके पास क्या होती है कि आपके पास सिंगल वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी वाली जो वेव होती है हम उसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये तो आपके पास एक जनरल रिलेशन है ना, ठीक है, ये तो आपके पास एक जनरल ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर फेज वगैरह को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। लेकिन वैसे नॉर्मली आपके पास जो बी होता है उसका जो ये वाला जो रिलेशन है ना बी नॉट ई नॉट ओवर सी, ये बराबर होता है बी नॉट के, इसे हम कहते हैं ये बी नॉट है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो उस हिसाब से बी स्क्वायर जो है वो ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के बराबर हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपके पास जो है सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये भी जो है इसी पिछले टॉपिक में ही हमने किया था। यहाँ पे देखिए ये बताया हुआ है कि बी नॉट जो है वो ई नॉट ओवर सी के बराबर है, तो उस हिसाब से आपके पास बी नॉट स्क्वायर बराबर होगा ई नॉट स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इस वाले रिलेशन से आपके पास जो है वो ये v जो एक्चुअली ये c है, तो c जो है 1 म्यू नॉट स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर आप c का स्क्वायर ले लेंगे तो वो 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो फिर हमने इस इक्वेशन के अंदर c स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो b स्क्वायर आपके पास इसके बराबर आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे b की जगह b स्क्वायर की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप b स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये भी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है और यहाँ पे भी आपके पास एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। दो को ऐड करेंगे तो 2 टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और जो e होता है वो आपके पास इसके बराबर होता है। तो हमने e की वैल्यू को जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। क्योंकि वेव ट्रैवल कर रही है वो अपने साथ एनर्जी भी कैरी करेगी, और जो आपके पास फ्लक्स एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो आपके पास फील्ड ट्रांसपोर्ट करती है वह पॉइंटिंग वेक्टर से शो करते हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है, अगर आपके पास मोनोक्रोमेटिक वेव है और z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो आपके पास ये सिंपल क्या हो जाएगा, E क्रॉस B जो है वो आपके पास असल में आप E अगर वेव जो है वो z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक x डायरेक्शन में हो सकता है और एक कोई y डायरेक्शन में होगा। और अगर एक x और एक y डायरेक्शन में कोई होगा तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपके पास z हेड की डायरेक्शन में ही होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपके पास z हेड आ जाएगा। बाकी E जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी E नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, और B जो है उसकी वैल्यू तो आपके पास इसके बराबर होगी। तो E एंड B की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से आपके पास जो B की वैल्यू है वो पुट कर दी, और जो E की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट किया वो वैल्यू पुट की, और आपके पास ये चीज़ सॉल्व होगी। तो ये वाला जो रिलेशन है जिसमें ये वाली जो टर्म्स आ रही हैं ये बराबर आ रही हैं, C वाले को निकाल के बाकी पूरी टर्म आपके पास यहाँ पे U के बराबर आ रही है। तो S जो है वो आपके पास इसके बराबर आ गया। ये मैंने एक PDF भी आप लोगों से शेयर किया था, इस PDF को भी आप देख लेना कि अगर आपको
फॉर टाइम बीइंग मैथ्स जो है ना वो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप इस PDF को भी देख लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ये सब इन्होंने बताया कि E एंड P के दरम्यान में क्या रिलेशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। लीनियरली पोलराइज की तरह डेफिनेशन बताइए कि जो आपके पास प्लेन वेव जो है वो अगर आप इससे रिप्रेजेंट करें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को, अगर आपके पास जो है वो इस इक्वेशन वेव इक्वेशन से आप उसे रिप्रेजेंट करें तो आपके पास लीनियरली पोलराइज्ड को ये रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो z डायरेक्शन में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो y डायरेक्शन में, और वेव जो है वो x डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो प्लेन वेव के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो, तो हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास एम्प्टी स्पेस के अंदर उनको आप इस तरह से रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास चेंज हो रही है ओवर टाइम तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है इन स्पेस एंड टाइम, और इसी तरह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है स्पेस एंड टाइम। तो ये जो म्यूचुअल जनरेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की, उसकी वजह से आपके पास प्रोपोगेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। फिर इन्होंने एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है कि आपके पास एक फ्री स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो कि J डायरेक्शन में, हमने D, B एंड H फाइंड करना है यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। तो आपके पास जो D होता है वो एप्सिलॉन आउट E के बराबर है अगर पोलराइजेशन नहीं हो रही, और अगर आप फ्री स्पेस की बात करें वरना प्लस P भी आता है। इसके अलावा डेल क्रॉस E जो है वो इसके बराबर होता है, B जो है वो H जो है वो इसके बराबर होता है। मैक्सवेल इक्वेशन से आप ये सब चीज़ें आराम से फाइंड कर सकते हैं, इसमें इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे जब आप उसका क्रॉस सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपको पता है क्रॉस क्या होता है, ई का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा और साथ डायरेक्शन आ जाएगी। डायरेक्शन तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो जेड हेड के अलाउ होगी, और आपके पास जो साइन ऑफ थीटा है उसमें आपके पास थीटा क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो जाएगा तो साइन 90 आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ई और बी की जो है वो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। और यही लॉजिक जो है ना वो आपके पास यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि जब आप b का स्क्वायर लेंगे, मतलब b का डॉट आप b के साथ ही लेंगे, तो आपके पास ये पूरी टर्म क्योंकि e के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं e वेक्टर ओवर c के बराबर, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा e स्क्वायर बाय c। ओके, ये आपके पास जो है इन्होंने इस फिगर से ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश की है कि जो है एनर्जी डेंसिटी के बारे में कि एस जो है एनर्जी डेंसिटी u टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द वेव। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है एस जो है वो c टाइम u है, c जो है वेलोसिटी थी वेव की, स्पीड थी वेव की, और u जो है वो आपके पास एनर्जी डेंसिटी। तो आपके पास s क्या है, आपके पास वेलोसिटी टाइम्स यस वेलोसिटी ऑफ द वेव टाइम्स एनर्जी डेंसिटी। तो आपके पास जो है डेल्टा टी जो टाइम है जिसमें आपके पास जो है वो पास करेगी, और c स्पीड है तो c डेल्टा टी आपको क्या दे देगा, लेंथ दे देगा, और a जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो आपके पास क्योंकि u जो है वो एनर्जी डेंसिटी है
तो अगर आपने उसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपके पास एनर्जी दे देगा। तो वॉल्यूम कैसे आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ जो है वो सी डेल्टा टी है। तो यू को अगर हम ए सी डेल्टा टी, मतलब ये वॉल्यूम है आपके पास ए सी डेल्टा टी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको एनर्जी दे देगा। और एस जो थी वो आपके पास, तो सिंपल आपके पास एस की वैसे भी आपको पता है वो बराबर होता है आपके पास एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय वी, वो तो आपके पास यू सी के बराबर है। और हमने ये भी देखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो ना सिर्फ एनर्जी कैरी करती है बल्कि मोमेंटम भी कैरी करती है। वो हम पिछले एक चैप्टर में हम देख चुके हैं, जिसको मोमेंटम डेंसिटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एस ओवर सी स्क्वायर के बराबर है। तो अब आपने यहाँ पे एस की वैल्यू जो फाइंड की ऊपर, इसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये अगेन आपके पास यू की फॉर्म में इस तरह से आ गई। अब ये मोमेंटम डेंसिटी हो गई जो कि फील्ड ने स्टोर किया हुआ है। अगर आप लाइट की बात करें और अगर आपके पास वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट हो, तकरीबन इस ऑर्डर की हो, और जो टाइम पीरियड है वो भी आप वो शॉर्ट ले रहे हैं जिसमें वो ट्रैवल करिए, तो आपके पास जो है, मतलब लाइट के केस में जो वेवलेंथ है वो भी बहुत छोटी है और आपके पास जो पीरियड है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, मतलब वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर रही है। तो कोई भी अगर आप मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे साइकिल्स आएंगे, मतलब लाइक ओबियसली अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्केल पे मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो इतना जल्दी मूव करेगा कि एक टाइम में बहुत सारे साइकिल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक पॉइंट जगह से पास करेंगे। तो इसलिए हम लोग जो है वो कोई इंस्टेंट वैल्यू हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेजर करना, कि किसी एक इंस्टेंट के ऊपर अगर आप किसी एक टाइम के पर्टिकुलर टाइम या इंस्टेंट के ऊपर अगर आप एनर्जी स्टोर या मोमेंटम डेंसिटी फाइंड करना चाहें, तो इसलिए हाँ क्योंकि वैल्यू क्योंकि वो बहुत जल्दी चेंज हो रही होगी तो वो फ्लक्चुएट कर रही होगी। तो कोसाइन स्क्वायर्ड की जो वैल्यू है वो, अगर आप एनर्जी या मोमेंटम डेंसिटीज़ की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी क्योंकि वो बहुत जल्दी चेंज हो रही होगी। तो इसलिए हम फ्लक्चुएटिंग वैल्यू के बजाय एवरेज वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम उसकी एवरेज ले लेते हैं कंप्लीट साइकिल के ऊपर, एक साइकिल के अंदर कि उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है। एक साइकिल मतलब जो एक वेव ट्रैवल करिए उस पर साइकिल उसकी कंप्लीट वैल्यू क्या है। तो आपके पास कोसाइन का जो एवरेज होता है, जो उसका टाइम के ऊपर एवरेज होता है वो हाफ के बराबर होता है। ये मैं आपको अब सॉल्व नहीं कर रही, आपको पता होगा बेसिक मैथ से कि एवरेज जो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की जो एवरेज होती है वो हाफ के बराबर होती है। तो क्योंकि आपने ये यू और एस और जी देखा है उस सब में कॉस स्क्वायर आ रहा है, कॉस स्क्वायर की जब आप एवरेज लेंगे तो वो कॉस स्क्वायर जो है वो हाफ में चेंज हो जाएगा। और कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल के ऊपर जब आप उसकी एवरेज करते हैं तो वो हाफ के बराबर होता है। ये वाली जो ब्रैकेट है ये आपके पास एवरेज को शो कर रही होती है ओवर अ कंप्लीट साइकिल और मैनी साइकिल इफ़ यू प्रेफर। इसके अलावा जो इंटेंसिटी अगर आप बात करें तो इंटेंसिटी आपके पास होती है पावर पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो एस जो है वो जैसे आपको पता है कि ये एस आपके पास क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर होती है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि एस क्या हो गया है, पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर पर यूनिट एरिया, अगर एस जो है वो पावर पर यूनिट एरिया है तो इट्स मीन आपके पास ये इंटेंसिटी भी कहलाती है, क्योंकि इंटेंसिटी भी जो है वो पावर पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। यहाँ पे मैंने वैसे आपको बताया भी हुआ है कि ये जो एवरेज है वो कैसे आया। तो मैंने कहा कि दिस इज़ अ क्यूट ट्रिक फॉर डूइंग दिस इन योर हेड। आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, और अगर कवर अ कंप्लीट साइकिल द एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर। तो एक कंप्लीट साइकिल में आपके पास जो साइन स्क्वायर की एवरेज होती है वो कॉस स्क्वायर के एवरेज के बराबर होती है। तो इन दोनों को अगर ये दोनों बराबर हैं और इन दोनों का सम जो है 1 के बराबर है, तो उसका मतलब है कि ये भी हाफ होगी और ये भी हाफ होगी। और इसके अलावा ये फार्मूला मोर फॉर्मली इन्होंने आपको फार्मूला भी बता दिया कि क्योंकि हम इस टर्म की एवरेज ले रहे हैं तो और ज़ीरो एक पूरे साइकिल के ऊपर ले रहे हैं, तो ज़ीरो से लेके लेट्स सपोज टाइम पीरियड टी तक उसका साइकिल है,
तो और फिर हम उसको जब एवरेज लेते हैं तो आपको पता है कि आप जब एवरेज का वैसे नॉर्मली क्या फार्मूला होता है कि आपने नंबर्स को ऐड करना होता है और टोटल नंबर्स से डिवाइड करना होता है। मतलब अगर आप एक क्लास की या आप स्टूडेंट की एवरेज निकाल रहे हैं तो आप कैसे निकालते हैं कि स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप टाइम एवरेज ले रहे हैं तो आप जिस फंक्शन की एवरेज ले रहे हैं उसको आप ओवर टाइम, जिस टाइम से मतलब 0 से लेकर टाइम की, क्योंकि आप पूरे साइकिल के लिए कर रहे हैं और एक साइकिल का टाइम पीरियड कैपिटल T होता है, तो 0 से लेकर T तक आप उसके ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि 0 से लेकर कैपिटल T तक हर टाइम के ऊपर जो भी कॉस स्क्वायर की वैल्यू उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो ये आपको एवरेज दे देगी। तो जब लाइट जो है वो आपके पास नॉर्मल इंसिडेंट करती है, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होती है, और अगर वो सरफेस है वो आपके पास एक परफेक्ट एब्जॉर्बर हो, मतलब वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, तो वो क्या करता है, लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है अपना सारा का सारा मोमेंटम जो है वो सरफेस को ट्रांसफ़र करती है। तो इन अ टाइम डेल्टा T जो मोमेंटम ट्रांसफ़र है, इन्होंने बताया हुआ क्वेश्चन 9.12 से, आप सॉरी फिगर जो है वो 9.12 से इन्होंने शो किया हुआ है। सॉरी मैं थोड़ा पीछे चली है, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो डेल्टा P, ये जो वैल्यू है ये आपके पास किसके बराबर, AC डेल्टा T, तो आपके पास सिंपल वॉल्यूम था। G जो है आपके पास मोमेंटम डेंसिटी है, तो अगर G को आपने वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको चेंज इन मोमेंटम दे देगा। ये एवरेज वैल्यू ऑफ G को आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए आपको मोमेंटम दे दिया। ये मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। तो जो इसको हम कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर आपके पास क्या है, एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर। और फोर्स जो है वो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और एरिया से आपने जब फोर्स को डिवाइड किया तो आपके पास रेडिएशन प्रेशर आ गया। तो ये जो आपके पास मोमेंटम है इसको आपने डेल्टा T से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ G इंटू AC। और एवरेज वैल्यू ऑफ G जो है उसकी वैल्यू आपने यहाँ से निकाली और वो यहाँ पे पुट कर दी। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे आप सारा, अब ये 3-4 इक्वेशंस हैं, या आप एक पेज के ऊपर साइड पे लिख लेना और इनको आराम से सॉल्व कर लेना। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। आपने सिंपल यहाँ से आपने, क्योंकि आपके पास प्रेशर है, पहले आप लिखेंगे प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स जो है वो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो उससे आपको बस ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अब डेल्टा P ओवर डेल्टा T फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में दोनों साइड से डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा P डेल्टा T की जगह आ जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ G इंटू AC। अब एवरेज वैल्यू ऑफ G जो है वो आपने यहाँ से निकाली, ये पुट की, और आपने जब ये वैल्यू पुट कर दी तो इसको फिर आगे जाके इन्होंने इन टर्म ऑफ I भी लिखा है। जब आपने वो पुट कर दी तो आपके पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। फिर इन्होंने इसको I के टर्म में लिखा कि आपके पास जो I है, अगर आप इनको कंपेयर करें दोनों को, तो ये है एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर बाय 2 और ये है एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय 2, सिर्फ C का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं I को C से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास G वाला रिलेशन आ जाएगा। तो ये तो परफेक्ट एब्जॉर्बर के लिए आपके पास हो गया। तो अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो कोई सरफेस, मतलब वो सारी की सारी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दें, तो जो प्रेशर है वो आपके पास ट्वाइस हो जाएगा इसका, क्योंकि आपके पास मोमेंटम जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा बजाय ये कि एब्जॉर्ब होने के। तो अगर हम उस मोमेंटम को क्वांटिटेटिवली जो है वो अंडरस्टैंड करें, तो जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 9.48 इक्वेशन के अंदर, जो कि एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास फोर्स एक्सर्ट करेगी V क्रॉस B। V जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और जो B है वो आपके पास Y डायरेक्शन में है। तो V अगर Z आपके पास, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास, वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सर्ट फोर्स ऑन देम, द इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास अगर इस डायरेक्शन में है, ड्राइव चार्जेस इन द एक्स डायरेक्शन, ओके ठीक है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास चार्जेस को एक्स डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी, तो चार्जेस जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जो B है वो क्या करेगा, B क्योंकि Y डायरेक्शन में है और V जो है वो चार्जेस जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो
आपके पास क्या होगा, x क्रॉस y जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, z डायरेक्शन। मतलब जो फोर्स लगेगी उन चार्जेस पे जो कि एक्चुअली ई डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है और उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो उनको z डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जो नेट फोर्स होगी चार्जेस पे इन द सरफेस वो आपके पास जो है वो प्रेशर को प्रोड्यूस करेगी। तो इसको इन्होंने कहा है कि आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए डिटेल आपने 9.11 जो है वो प्रॉब्लम करना है, जिसमें इन्होंने आपको बताया हुआ कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q और मास m है, वो आपके पास xy प्लेन में मूव कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि z डायरेक्शन में प्रोपगेट करिए, और इनिशियल फेज उसका इन्होंने 0 ले लिया। और उन्होंने कहा है कि आप मैग्नेटिक फोर्स को इग्नोर करें पहले और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फाइंड करें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और एवरेज वेलोसिटी आप एज्यूम कर लें कि वो 0 है, ठीक है। और रिजल्टिंग मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करें और टाइम एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कुछ 0 है ये शो करना है। तो ये प्रॉब्लम आपने करना है, और ये प्रॉब्लम जो है वो आपके पास ओके ये तो यहाँ पे आपके पास इसको करना है। तो प्रॉब्लम विद दिस नाइव मॉडल फॉर द प्रेशर ऑफ लाइट इज दैट द वेलोसिटी इज 90% आउट ऑफ फेज विद द फील्ड फॉर एनर्जी टू बी अब्सॉर्ब्ड देयर इज गॉट टू बी सम रेजिस्टेंस टू द मोशन करंट इन सम सपोज वी इंक्लूड अ फोर्स ऑफ द फॉर्म दिस फॉर सम डैम्पिंग कांस्टेंट and then repeat part A ignore the exponentially damped transit, repeat part B and find the average magnetic force on the particle, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं प्रॉब्लम। ऑब्वियसली मेरे पास जो है वो नहीं है अभी इस तरह की कोई चीज़ जिस पर मैं मैथ सॉल्व करूं, तो मैं आपको सोल्यूशन मैनुअल से देखती हूँ। अगर उसमें ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको उधर से करवा देती हूँ। ये तो एलिमेंट्री पार्टिकल का सोल्यूशन है। ओके आई फाइंड दिस। थोड़ा सा मैनुअल जो है वो उसका एडिशन में बुक के एडिशन में डिफरेंस है। ये भी आपने प्रॉब्लम करना है टाइम पर। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट हिटिंग द अर्थ इज अबाउट दिस। इफ सनलाइट स्ट्राइक अ परफेक्ट एब्जॉर्बर व्हाट प्रेशर डज इट एक्सर्ट, हाउ अबाउट अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज इट अमाउंट टू, ठीक है। ये आपके पास प्रेशर का फार्मूला है। इंटेंसिटी और आपको गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपको पता है, उसको आपने यूज़ करके इंटेंसिटी आपको गिवन है और आपने स्पीड ऑफ लाइट को यूज़ करके आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये प्रेशर है परफेक्ट रिफ्लेक्टर का, जैसे हमें पता है कि वो इसके ट्वाइस होता है। तो जो आपके पास आएगा इन केस ऑफ परफेक्ट एब्जॉर्बर, उसका ट्वाइस जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब इसको आप ट्वाइस कर लेंगे। नॉर्मली आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास इसके बराबर होता है। तो अगर आप जो प्रेशर है लाइट का
और जो एटमॉस्फेरिक फॉर इन केस ऑफ परफेक्ट रिफ्लेक्टर, और जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उन दोनों की रेशो लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी क्या रेशो है आपस में। अब अगला है कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q in mass m free to move in the xy plane in small time. Ignoring the magnetic force, find the velocity of the particle as a function of time. आई थिंक ये वाला जो प्रॉब्लम है ये इसमें भी नहीं है, क्योंकि फिर ये वाला पार्ट जो है वो इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, और फिर ये वाला किया हुआ है। तो 9.11 प्रॉब्लम इसमें नहीं है, वो मैं आपको खुद से बाद में करवा दूँगी। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मैटर्स भी हमने डिस्कस कर चुके हुए थे, तो इसको जो है वो मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपके पास जो पहली इक्वेशंस है, मैं यहाँ से आपको ओवरव्यू देती हूँ थोड़ा इसका। जो आपके पास ये वाली इक्वेशंस हैं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, एंड देन जब आप आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर के अंदर, तो आपके पास अगर तो लीनियर होमोजीनियस मीडिया है। लीनियर होमोजीनियस मीडिया का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो डेंसिटी वगैरह जो है वो यूनिफॉर्म है, और आपके पास कोई फ्री चार्ज भी अगर उस पर ना हो और फ्री करंट भी ना हो, तो फिर क्या होता है? अगर कोई फ्री चार्ज और फ्री करंट ना हो तो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस जो होती हैं वो इस तरह होती हैं, और अगर मीडियम हमारे पास लीनियर हो तो आपके पास d और h की वैल्यू इस तरह से होती है। ये हम पहले देख चुके हैं। होमोजीनियस का जैसे मैंने बताया था, ई एंड म्यू जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो वेरी नहीं करते। तो आपके पास ये नॉर्मली आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं मैटर के अंदर, जहाँ पे कोई फ्री चार्ज या फ्री करंट नहीं है। लेकिन अगर मीडियम जो है वो लीनियर भी हो जाए, होमोजेनियस भी हो जाए, और उसके अंदर कोई फ्री चार्ज और फ्री करंट भी ना हो, तो फिर आपके पास ये वाली इक्वेशन बनती है, जो कि वैक्यूम से जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि वैक्यूम के लिए जो है वो आपके पास ये तो मैटर के अंदर आ गई, और वैक्यूम और मैटर में क्या डिफरेंस है कि आपके पास ये यहाँ का डिफरेंस है सिर्फ कि वैक्यूम में यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आता है, और मैटर में यहाँ पे म्यू और एप्सिलॉन आता है। ठीक है, और ये फिर इन्होंने कुछ चीज़ें सॉल्व की हुई हैं। डी और एच की वैल्यू लीनियर मीडिया के लिए, वी की वैल्यू आपके पास मीडियम में यूँ होती है। मीडियम में ऑब्वियसली जो वेव की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट नहीं रहती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो वो वैक्यूम में होती है, और मीडियम में इसकी स्पीड फिर आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इस पर c/n के बराबर लिखते हैं। यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, u इसके बराबर होता है, s इसके बराबर होता है, और इंटेंसिटी इसके बराबर होती है।
तो ये n जो है इसको हम इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर आपके पास म्यू और म्यू नॉट की वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज हो तो म्यू और म्यू नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट रह जाता है और उनकी रेशो को हम एप्सिलॉन आर कहते हैं। और एप्सिलॉन आर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होता है वो मीडियम के लिए जो है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो इसलिए n की वैल्यू जो है वो जब c से डिवाइड होगी तो इट्स मीन कि आपको v जो देगी वो c से कम। ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एप्सिलॉन आर जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, यहाँ से आपके पास n की कुछ वैल्यू आएगी और जब c को n से डिवाइड करेंगे तो v छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है वेव की ना मीडियम वो स्लो हो जाएगी। ये आपके पास जहाँ भी आपके पास म्यू और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आ रहा है वहाँ आपने मीडियम में जब आप यूज़ करेंगे तो आप म्यू और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू और एप्सिलॉन पुट करेंगे। ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है कि मीडियम में आपने इसको डिफरेंट पुट करना है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैक्यूम के लिए। इस तरह इंटेंसिटी के लिए भी उन्होंने इसको चेंज किया है। मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को आप इससे एसोसिएट करेंगे। B और E के दरमियान जो रिलेशन है नॉर्मली आपके पास होता है B इज इक्वल टू E बाई C हो जाए तो C की जगह V लिखेंगे। स्पीड भी C की जगह आपने V कर देनी है। यहाँ पे भी म्यू नॉट था उसे म्यू कर दिया, यहाँ पे I की वैल्यू को भी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्या होगा कि जब आपके पास वेव जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाएगी, जैसे एयर से वाटर में जाए या ग्लास से प्लास्टिक में जाए। जैसे आपके पास स्ट्रिंग में हो रहा था, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, वहाँ पे आप स्ट्रिंग में वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम कहते हैं वेव रिफ्लेक्ट भी करती है, ट्रांसवर्स भी करती है। तो ये जो है आपके पास डिटेल्स ये इस पर डिपेंड कर रही है कि जो बाउंड्री है जो दो मीडियम की वो क्या है, एक मीडियम क्या है, दूसरा मीडियम क्या है। ये चैप्टर 7 में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं, बाउंड्री कंडीशंस। बस ध्यान आपने ये रखना है कि जहाँ पे एप्सिलॉन एंड म्यू आ रहा है मीडियम के लिए वहाँ पे आपने एप्सिलॉन एंड म्यू ही पुट करना है। अगर मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन और म्यू नॉट होगा। ये आपके पास V1 और V2 इसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ़्ट एंड राइट ऑफ द इंटरफेस, मतलब अगर दो मीडियम है और उनके बीच में बाउंड्री है तो उनकी बाउंड्री के लेफ़्ट एंड राइट पे जो है आपके पास जो लीनियर मीडिया है उनकी में जो लेफ़्ट वाली साइड है उसको 1 से उनमें लेफ्ट फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को E1 एंड V1 से शो किया गया है और राइट साइड वाले को E2 एंड V2 से शो किया गया है। तो अब अगले सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या लॉज जो है वो गवर्न करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट आ जाएंगी वो आपके पास आ जाएंगी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस।